वृद्ध महिला उस लड़के को घर के पिछवाड़े वाले कमरे में ले गई। इस कमरे को रहने वाले कमरे से मोती मूंगों का एक रंगीन झालर वाला पर्दा अलग करता था। कमरे में एक मेज और दो कुर्सियां पड़ी थी और दीवार पर लगी थी प्रभु यीशु की तस्वीर। कुर्सी पर बैठते हुए वृद्धा ने लड़के से बैठने को कहा। उसके बाद लड़के के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर वो शांत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना जिप्सियों जैसी थी। लड़के को भी जिप्सियों का अनुभव था। यात्रा के दौरान वे उसे रास्ते में मिलते थे, मगर उनके पास भेड़ें नहीं होती थीं। लोग कहते हैं कि जिप्सियों की सारी जिंदगी दूसरों को ठगने में ही बीतती है। यह भी कहा जाता था कि शैतान के साथ उनका समझौता है। वे बच्चों को अगवा कर अपने भुतहे अड्डों पर ले जाकर उन्हें गुलाम बना लेते हैं। बचपन में ऐसी कहानियां सुनाकर उसे इतना डराया गया था कि जिप्सियों द्वारा पकड़े जाने का भय उसके मन में अभी भी बैठा हुआ था। वृद्धा ने उसके दोनों हाथ पकड़े तो उसका भय एक बार फिर लौट आया। वृद्धा ने लड़के के हाथों से बिना नजर उठाए कहा, वाह मजेदार। वो फिर चुप हो गई। लड़का घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगे। लगा कि वृद्धा ने सब भांप लिया है। लड़के ने झटके से अपने हाथ खींच लिए। मैं आपको अपना हाथ दिखाने नहीं आया था। जब वह कह रहा था तो उसके मन में था कि मैं यहाँ आया ही क्यों। बेहतर होगा कि मैं बिना कुछ पूछे पाछे इस वृद्धा को इसकी फीस देकर यहाँ से खिसक जाऊं। मैंने बार बार दिखने वाले सपने को कुछ ज़्यादा ही तुल दे दिया है। तुम यहाँ अपने सपनों के बारे में जानने के लिए आए थे, वृद्धा ने कहा। और सपने ईश्वर का हमसे बात करने का तरीका है। वह हमसे हमारी ही भाषा में बात करता है। वह जो भी कहता है मैं बखूबी उसकी व्याख्या कर सकती हूँ। हाँ, अगर उसकी बातचीत सीधे तुम्हारी आत्मा से हो तो फिर उसे केवल तुम ही समझ सकते हो। बहरहाल, जो भी हो, तुम्हें राय देने की मैं अपनी फीस लूंगी। लड़के को लगा यह भी इसकी एक चाल है। कोई बात नहीं, यह भी सही। एक गडरे के जीवन में खूंखार भेड़ियों और सूखे चरागाहों से निपटने के अवसर तो आते ही रहते हैं, और उन्हीं से आती है उसके जीवन में कुछ नवीनता, कुछ उत्तेजना। मैंने इस सपने को 2 बार देखा, उसने कहा। मैंने देखा मैं अपनी भेड़ों के साथ एक मैदान में हूँ। तभी एक बच्ची वहां आती है और मेरी भेड़ों से खेलने लगती है। मुझे यह सब पसंद नहीं है, क्योंकि भेड़ों को अपरिचितों से डर लगता है। मगर पता नहीं क्यों बच्चे हमेशा भेड़ों भेड़ों के साथ उन्हें डराए बगैर खूब खेल खेल लेते हैं। जानवरों को आदमी की उम्र का अंदाज कैसे हो जाता है। मुझे अपने सपने के बारे में जरा विस्तार से बताओ, वृद्धा ने कहा। मुझे खाना भी पकाना है, और फिर तुम्हारे पास कोई ज़्यादा पैसे तो होंगे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बहुत समय भी नहीं दे सकती। वह बच्ची बहुत देर तक मेरी भेड़ों के साथ खेलती रही। उसने सपने को आगे बढ़ाया। हालांकि वृद्धा की बात उसे अच्छी नहीं लगी थी। और फिर एकाएक उस बच्ची ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और मुझे पिरामिडों के देश मिस्र ले गई। कुछ क्षणों के लिए वह चुप हो गया, यह भांपने के लिए कि उस वृद्धा को मिस्र के पिरामिडों के बारे में कुछ मालूम भी है या नहीं। लेकिन वृद्धा खामोश रही। फिर मिस्र के पिरामिडों में, लड़के ने इस शब्दों को रुक रुक कर कहा ताकि वृद्ध औरत उसकी बात समझ सके। उस बच्ची ने मुझसे कहा, तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें यहाँ छिपा खजाना मिलेगा। और फिर जैसे वो मुझे उस छिपे हुए खजाने को दिखाने जा रही थी, मेरी आंखें खुल गई। दोनों बार ऐसा ही हुआ। वृद्धा कुछ देर तक खामोश रही। फिर उसने लड़के के दोनों हाथ को ध्यान से देखा। मैं भी तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगी, उसने लड़के से कहा, मगर खजाना मिल जाए तो उसका 10वां हिस्सा तुम मुझे दे देना। लड़का हंसा। खुशी ही हुआ खुशी ही हुआ कि जो भी थोड़े बहुत पैसे उसके पास हैं, वह इस छिपे खजाने वाले सपने के कारण इस वृद्धा से बच जाएंगे। इस सपने का क्या मतलब हो सकता है, यह तो बताओ। बताऊंगी, मगर पहले तुम कसम खाओ कि जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसके बदले में तुम मुझे खजाने का 10वें भाग दोगे। गडर ने कसम खाई। ऐसे नहीं, प्रभु यीशु को देखकर फिर कसम खाओ। तो सुनो, सांसारिक भाषा में यह एक सपना है, वृद्धा ने कहा। मैं इसकी व्याख्या भी कर सकती हूँ, जो बहुत मुश्किल है। इस वजह से खजाने के एक भाग पर मेरा अधिकार बनता है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि तुम्हें पिरामिडों के देश मिस्र जरूर जाना चाहिए। मैंने उनके बारे में कभी सुना तो नहीं, मगर चूंकि एक बच्ची ने उन पिरामिडों को तुम्हें दिखाया है, तो वे जरूर होंगे। वहां तुम्हें खजाना जरूर मिलेगा और तुम एक बहुत अमीर आदमी बन जाओगे।
लड़के को थोड़ा आश्चर्य हुआ, चिड़चिड़ाहट भी हुई। इस सब के लिए तो मैं इस औरत को ढूंढता हुआ यहाँ नहीं आया था। पर तभी उसे ध्यान आया कि इस सब के लिए अब उसे एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। केवल यह जानने के लिए मुझे अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा, मैंने जो मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारे सपने की व्याख्या करना जरा मुश्किल है। बहुत साधारण से दिखने वाली चीजें ही हमारे जीवन में असाधारण होती है। मगर इस बात को अक्लमंद लोग ही समझ पाते हैं। मैं अक्लमंद नहीं हूँ, इसलिए मुझे दूसरी कलाएं सीखनी पड़ी, जैसे हाथ देखने की कला वगैरह। अच्छा ये बताओ, मैं मिस्र कैसे पहुंचूंगा? मैं तो केवल अब सपने बाँचती हूँ, उन्हें कैसे सच करना है यह मैं नहीं जानती। तभी तो मुझे अपने बेटियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और मैं कभी मिस्र पहुंचा नहीं तो तुम मुझे कुछ भी मत देना। वैसे भी ऐसा कोई पहली बार थोड़ा ही होगा। वृद्धा ने ये कहते हुए कि उसका बहुत समय खराब हो गया है, लड़के से जाने के लिए कहा। लड़के को घोर निराशा हुई। वह अब कभी सपनों पर यकीन नहीं करेगा। उसे याद आया कि उसे तो अभी बहुत से काम निपटाने हैं। वह बाजार गया, वहां कुछ खाया, फिर अपनी किताब को एक ज्यादा मोटी किताब से बदला। चौक में एक बेंच पर बैठकर खरीदी मदिरा को चक्कर देखा। दिन गर्म था और मदिरा ताजगी भरी। उसकी भेंटें शहर के भारी फाटक के पास उसके एक दोस्त के तबेले में थी। इस शहर में वह बहुत से लोगों को जानता था। यही बात तो है यही बात तो उसे अपने घुमक्कड़ जीवन की तरफ आकर्षित करती थी। उसे नित नए दोस्त बनाने का अवसर मिलता था, ऐसे दोस्त जिनके साथ उसे अपना सारा वक्त गुजारने की जरूरत नहीं थी। जब भी कोई व्यक्ति उन्हीं उन्हीं लोगों को हर रोज देखता है, जैसा कि गुरुकुल में होता था, तो वे हमारे व्यक्तित्व जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। और तब वे अपने अनुसार आप में बदलाव लाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, यानी आप अपने को उनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं डालते, तो वे नाराज हो जाते हैं। हर आदमी यह तो जानता है कि दूसरों को अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए, मगर खुद जीवन कैसे जिया जाए, यह उसे मालूम नहीं होता। सूरज थोड़ा नीचे उतर आए तो मैदान के रास्ते वो अपनी भेड़ों को लेकर उस गांव की तरफ चल देगा। और आज से 3 दिनों के बाद वह उस व्यापारी की बेटी के साथ होगा। वह नई खरीदी किताबें पढ़ने लगा। पहले ही पन्ने पर किसी शव को कब्र में दफनाने का वर्णन था। जो व्यक्ति उस संस्कार में शामिल थे, उनके नामों का उच्चारण बहुत बहुत उच्चारण बड़ा मुश्किल था। अगर उसने कभी कोई किताब लिखी तो वह एक बार में एक ही व्यक्ति का परिचय देगा, ताकि पाठक बहुत सारे नामों को एक साथ याद करने के लिए मजबूर न हो। थोड़ी देर बाद जब उसने एकाग्रचित्त होकर पढ़ना शुरू किया, तो उसे वह किताब बढ़िया लगने लगी। शब संस्कार वाले दिन बर्फ गिर रही थी। उस सर्द मौसम का एहसास उसे अच्छा लगा। वह तन्मय होकर किताब पढ़ रहा था कि एक बूढ़ा आदमी आकर उसके पास बैठ गया। चौक पर चलते लोगों की तरफ देखकर उस बूढ़े ने बात शुरू करते हुए पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, उसने बेरुखी से कहा, कुछ इस तरह की जैसे वह किताब में डूबा हो। पर असल में उस वक्त वे व्यापारी की बेटी के सामने अपनी भेड़ों की ऊन कतरने के बारे में सोच रहा था, ताकि वह लड़की खुद देख सके कि उसे मुश्किल काम भी करने आते हैं। न जाने कितनी बार मन ही मन वह इस दृश्य की कल्पना कर चुका था। हर बार जब वह बताता कि भेड़ का ऊन पीछे से आगे की ओर इस तरह काटा जाता है, तो कल्पना में ही वह देखता कि लड़की मंत्रमुग्ध होकर उसे निहार रही है। ऊन कतरते हुए सुनाने के लिए उसने कुछ अच्छी कहानियां भी याद करने की कोशिश की। उन कहानियों में से ज़्यादातर तो उसने किताबों में ही पढ़ी थी, मगर वह उन्हें सुनाता इस तरह था कि जैसे उसके अपने अनुभव से उपजी हो। वह लड़की इस बात को कभी नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि उसे तो पढ़ना आता ही नहीं। वह इन्हीं ख्यालों में डूबा था। मगर उधर वह बूढ़ा था कि उससे बातचीत शुरू करने के लिए बेचैन था। उस बूढ़े ने लड़के को बताया कि वह बहुत थका हुआ है, उसे प्यास भी लगी है, और पूछा कि क्या वह उसकी मदिरा में से 2 घूंट पी सकता है। लड़के ने मदिरा की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी, ये सोचकर कि चलो यह 2 घूंट मदिरा पी लेगा तो इससे छुटकारा तो मिलेगा। मगर बूढ़ा तो उससे बात करने पर आमादा था। उसने लड़के से पूछा कि वह कौन सी किताब पढ़ रहा है। लड़के का मन तो चाहा कि वह बूढ़े को डांट दे और दूसरी बेंच पर जा बैठे, मगर उसके पिता ने हमेशा बड़ों का आदर करना सिखाया था। उसने किताब उस बूढ़े के सामने रख दी। उसके 2 कारण थे। एक तो यह कि वह स्वयं उस किताब के शीर्षक का उच्चारण करने में असमर्थ था, और दूसरा यह कि अगर उस बूढ़े को भी पढ़ना न आता होगा, तो वह खुद ही शर्म से उठकर दूसरी मेज पर चला जाएगा। हम्म
ये कहते हुए बूढ़े ने किताब को इस तरह उल्टा पलटा जैसे वह कोई अजीबोगरीब वस्तु हो। यह है तो महत्वपूर्ण पर बहुत बेचैन कर देने वाली किताब है, बूढ़े ने कहा। लड़का सकते में आ गया। तो इस बूढ़े को पढ़ना आता है और वह इस किताब को शायद पढ़ भी चुका है। अगर उस किताब को पढ़कर सचमुच मन बेचैन होता है तो अभी भी समय था। वह उस किताब को बदलकर कोई और किताब ले सकता था। इस किताब में भी तकरीबन वही कुछ कहा गया है जो दुनिया की और किताबों में कहा गया है। बूढ़े ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, इस किताब में बताया गया है कि लोग अपनी नियति खुद नहीं चुन पाते और अंततः सभी लोग विश्व के इस सबसे बड़े झूठ में विश्वास करने लगते हैं। विश्व के सबसे बड़े झूठ में क्या है वह? लड़के ने विस्मय से पूछा। वह यह कि हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा होता है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता और तब हमारे जीवन की बागडोर हमारी तकदीर के हाथों में चली जाती है। यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लड़के ने कहा। वे मुझे पादी बनाना चाहते थे मगर मैंने खुद तय किया था गडरिया बनना और मैं बना। बहुत बढ़िया, बूढ़े ने कहा, क्योंकि तुम्हें घूमना फिरना पसंद है। इसे पता है मैं क्या सोच रहा था, लड़के ने अपने आप से कहा। इस बीच बूढ़ा व्यक्ति किताब के पन्ने पलटने लगा था और ऐसा लगता था कि किताब लौटाने का उसका कोई इरादा नहीं है। लड़के का ध्यान उस बूढ़े के अजीब पहनावे पर गया। वह अरब लगता था और अरबों का यहाँ होना कुछ असामान्य नहीं था। तरीफा अफ्रीका से कुछ घंटों ही दूर है। वहां पहुंचने के लिए नाव में थोड़ी दूर तंग खाड़ियों से होकर जाना पड़ता था। अरब अक्सर ही शहर में दिखाई दे जाते थे, खरीद फरोख्त करते और दिन में कई कई बार कुछ अजीब सी प्रार्थना करते हुए। आप कहाँ से हैं, लड़के ने पूछा। बहुत सारी जगहों से। कोई बहुत सारी जगहों से कैसे हो सकता है? लड़के को यकीन नहीं आया। मैं एक गडरिया हूँ, जगह जगह घूमा हूँ, मगर आया तो एक ही जगह से हूँ, उस मैसूर शहर से जो प्राचीन महल के पास है जहाँ मैं पैदा हुआ। अगर ऐसा मानो तो कहा जा सकता है कि मैं सलेम से हूँ। लड़के को मालूम नहीं था कि सलेम कहाँ है। उसने पूछा भी नहीं, इस डर से कि वह अरब उसकी अनभिज्ञता ताड़ जाएगा। उसने नजरें चौक चौक की तरफ घुमा ली जहाँ लोग आ जा रहे थे और सबके सब बहुत व्यस्त लग रहे थे। फिर भी कुछ अता पता जानने के लिए उसने पूछा, अच्छा यह तो बताइए कि सलेम है कैसा? वैसा ही जैसा पहले था। इससे तो कुछ पता नहीं चला। इतना तो तय था कि सलेम अंडलूसिया में नहीं था। अगर होता तो उसने जरूर सुना होता। और सलेम में आप करते क्या हैं? लड़के ने पीछा नहीं छोड़ा। मैं सलेम में क्या करता हूँ? बूढ़ा खिलखिलाकर हंसा। मैं सलेम का बादशाह हूँ। लोग बाग बड़ी अजीब बातें करते हैं, लड़के ने सोचा। कभी कभी भेड़ों के साथ रहना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वे कुछ कहती तो नहीं। उससे भी अच्छा है एकांत, अपनी किताबों के साथ। अविश्वसनीय कहानियां वे भी कहती हैं, मगर तब जब आप उन्हें सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जब आप लोगों से बातें कर रहे हो और वे कुछ ऐसा कह देते हैं जो बहुत ही अजीब होता है तो आपकी समझ में नहीं आता कि बातचीत कैसे जारी रखें। मेरा नाम मेलवी जेडेक है, उस बूढ़े ने खुद ही बताया। फिर उस लड़के से पूछा, तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं? काफी, लड़के ने जवाब दिया। वह समझ रहा था कि वह बूढ़ा आदमी उसके बारे में कुछ और अधिक जानना चाहता है। ओह, तब तो एक समस्या है। मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ अगर तुम्हारे पास काफी भेड़ें हैं? लड़के को अब गुस्सा आने लगा था। उसने तो कोई मदद नहीं मांगी थी, उल्टे उस बूढ़े ने ही उससे पीने के लिए 2 घूंट मदिरा मांगी थी और बातचीत का सिलसिला शुरू किया था। मुझे मेरी किताब लौटा दीजिए, लड़के ने कहा। मुझे अपनी भेड़ें जमा करके आगे भी जाना है। तुम मुझे अपनी भेड़ों का 10वां भाग दे दो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तो मैं तुम्हें छिपे हुए खजाने को पाने का रास्ता बता दूंगा। लड़के को अपना सपना याद आ गया और तब सारी चीजें एकदम साफ हो गई। उस बूढ़ी औरत ने तो उससे कुछ नहीं लिया, मगर यह बूढ़ा आदमी कहीं उसका पति तो नहीं जो कोई ऐसी तरकीब ढूंढना चाहता है जिससे उस झूठ मूठ के खजाने के बारे में बताकर उससे अच्छी रकम ऐंठ सके। कहीं यह बूढ़ा आदमी भी जिप्सी तो नहीं है? इससे पहले कि वो लड़का कुछ कह पाता, बूढ़े आदमी ने झुककर एक छड़ी उठा ली और चौक की रेत पर उसने कुछ लिखने लगा। तभी उस अरब की छाती पर कोई चीज इतनी जोर से चमकी कि लड़के की आंखें चौंधिया गई। बड़ी फुर्ती के साथ उस अरब ने अपने लवादे से सब कुछ ढांप लिया। कुछ क्षणों बाद जब लड़के की चौंधियाई दृष्टि वापस आई
तो उसने वह सब कुछ पढ़ा जो उस बूढ़े आदमी ने छड़ी से रेत पर लिखा था। वहां उस छोटे शहर के चौक की रेत पर लिखी इबारत में लड़के ने पढ़ा अपने पिता का नाम, अपनी माँ का नाम और अपने गुरुकुल का नाम, तथा उसने व्यापारी का लड़की का नाम भी पढ़ा जो उसे अब तक खुद मालूम नहीं था। और उसने पढ़ा वह सब जो उसने कभी किसी से कहा ही न था, केवल सोचा था। इस बूढ़े आदमी ने कहा था, मैं सलेम का बादशाह हूँ। आश्चर्य है, एक बादशाह होकर आप मुझ गडरी से बात कर रहे हैं। भय और विस्मय से भरे लड़के ने उस अरब से कहा। इसके कई कारण हो सकते हैं। यूं कहें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने अपनी नियति खोज ली है। लड़के को नहीं मालूम था कि किसी व्यक्ति की नियति क्या होती है, वही जिसे तुम हमेशा से पाना चाहते थे। हर नौजवान जानता है कि उसकी नियति क्या है। जीवन के इस पड़ाव पर सब चीजें साफ होती हैं और सब कुछ संभव होता है। सपने देखने से डर नहीं लगता, वह सब पाने की उत्कंठा होती है जो वह अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहता है। मगर जो जो समय गुजरता है, एक अजीब सी विस्मयकारी ताकत उसे यकीन दिलाने लगती है, नहीं, यह सब असंभव है, तुम अपनी नियति नहीं पा सकते। वह बूढ़ा जो कह रहा था उसे बड़ा उटपटांग लगा, मगर फिर भी वह जानना चाहता था कि नियति को तय करने वाली वह अजीब सी ताकत क्या चीज है। उसके बारे में जब वह व्यापारी की बेटी से बात करेगा तो बहुत प्रभावित होगी। यह एक ऐसी ताकत है जो लगती तो नकारात्मक है, पर दरअसल वो आपको सुझाती है कि आप अपनी नियति तक कैसे पहुंच सकते हैं। वो आपके अंतर्मन और निश्चय को मजबूत करती है। इस पूरे ब्रह्मांड का सत्य तो एक ही है। हम जो भी हैं, जो कुछ भी करते हैं, वह तभी होता है जब हम उसे वास्तव में करना चाहते हैं। क्योंकि इच्छा का स्रोत है विश्वात्मा, और यही लक्ष्य है हमारे इस जीवन का इस धरती पर। तब भी जबकि तुम सिर्फ यायावर बनना चाहते हो या किसी व्यापारी की बेटी से शादी करना चाहते हो। हाँ, और चाहे उस खजाने की खोज भी। जानते हो विश्वात्मा को किससे बल मिलता है? लोग खुशी नाखुशी, ईर्षा और ढास सभी से। बस अपनी नियति को पा लेना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सब चीजें एक जैसी है। और जब तुम वास्तव में कोई वस्तु पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। थोड़ी देर वो दोनों चुप रहे, चौक और उसमें आते जाते लोगों को देखते रहे। फिर पहल करते हुए बूढ़ा बोला, तुम भेड़ों भेड़ों के रखवाली क्यों करते हो? क्योंकि मुझे उनके साथ घूमना अच्छा लगता है। चौक की कोने वाली दुकान की खिड़की में एक नानबाई खड़ा दिखाई दे रहा था। उसकी तरफ इशारा करते हुए बूढ़े ने कहा, उस व्यक्ति को देख रहे हो? जब वह छोटा था तो वह भी खूब घूमना चाहता था, मगर उसने सोचा पहले एक बेकरी खरीद लूं, कुछ पैसे जोड़ लूं, इसके बाद बुढ़ापे में पूरा एक महीना अफ्रीका जाकर रहूंगा। उसके मन में कभी ये विचार ही नहीं आया कि लोग जीवन के किसी भी दौर में अपना सपना साकार कर सकते हैं। तब तो उसे एक गडरिया बन जाना चाहिए था, लड़के ने कहा। ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग में यह बात नहीं आई हो, बूढ़े ने लड़के को बताया। मगर बेकरी का व्यवसाय चरवाई से ज्यादा बेहतर बेहतर है। नानवाई का अपना मकान होता है, जबकि चरवाहों को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है। माँ बाप भी अपनी बेटी की शादी किसी गडरी के बजाय किसी बेकरी वाले व्यवसायी से करना ज्यादा पसंद करते हैं। लड़के का दिल कसक कर रह गया, खासकर व्यापारी की बेटी के बारे में सोचकर। उस लड़की के शहर में भी तो कोई ऐसा नानवाई व्यवसायी होगा ही। बूढ़े ने बात बढ़ाते हुए कहा, अंततः लोगों की जो राय व्यवसाय और गडरी के लिए होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है बनस्पत उनकी अपनी नियति के। बूढ़ा एक बार फिर किताब के पन्ने पलटने लगा और जो भी पृष्ठ सामने आया उसे रुक रुक के पढ़ने लगा। लड़के ने कुछ देर तो उसे देखा कि ठीक वैसे ही उसे टोका जैसा कि बूढ़े ने उसे टोका था। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम अपनी नियति को पाने की कोशिश में एक मंजिल तक आ पहुंचे हो, पर यहाँ पहुंचने के बाद तुम सब कुछ छोड़ देना चाहते हो। और तब, बिल्कुल तब, आप ऐसे मौके पर हमेशा इस तरह प्रकट हो जाते हो। लड़के ने बूढ़े से चुटकी लेते हुए कहा, हमेशा इस तरह तो नहीं, मगर हाँ, किसी न किसी रूप में तो मैं आ ही जाता हूँ। कभी मैं किसी समस्या का हल बनकर आता हूँ और कभी एक अच्छे विचार की शक्ल में। संकट की घड़ी में कुछ घटित होना ही तो मैं उसे आसान कर देता हूँ। इसके अलावा भी इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ करता हूँ, मगर ज़्यादातर लोगों को महसूस ही नहीं होता कि मैंने उनके लिए क्या कुछ किया है।
बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अभी पिछले ही हफ्ते मुझे एक खान मजदूर के सामने खाना पड़ा, एक पत्थर के रूप में। वह खनिक सपना अपना सब कुछ छोड़कर पारसमणि जैसे रत्न की खोज में निकल पड़ा। पूरे 5 साल तक उसने एक नदी के न जाने कितने पत्थरों को खोदा, उलट पलट कर देखा, मगर उसे रत्न नहीं मिला। तब एक घड़ी ऐसी आई कि उसने पारसमणि की तलाश छोड़ देने का इरादा कर लिया। और वह घड़ी भी कैसी कि अगर उस वक्त सिर्फ एक पत्थर, केवल एक पत्थर और उठाकर देखता तो उसे वह बेशकीमती रत्न मिल जाता। चूंकि वह खनिक अपनी नियति के लिए अपना सब कुछ त्याग कर आया था, इसलिए मैंने उसकी मदद करनी चाहिए। एक पत्थर का रूप धारण करके लुढ़कता हुआ मैं उसके पैरों से जा टकराया। खनिक पिछले 5 साल की विफलता से क्षुब्ध था। पत्थर टकराया, उसने गुस्से में उसे उठाया और इतनी जोर से फेंका कि जिस दूसरे पत्थर से वह टकराया, उसके 2 टुकड़े हो गए और उस टूटे हुए पत्थर के बीच से निकला दुनिया का सबसे खूबसूरत रत्न, पारसमणि। लोग बाग बहुत जल्दी अपने जीवन में समझ लेते हैं कि उनके होने की वजह क्या है। बूढ़े ने कड़वाहट भरे शब्दों में कहा, शायद इसीलिए उतनी ही जल्दी से वे अपने हाथ खड़े कर देते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। लड़के ने बूढ़े को याद दिलाया कि वह किसी खजाने की बात कर रहा था। तेज बहते पानी की धार खजाने को सामने ले जाती है और वही उसे अपने आंचल में छुपाकर अदृश्य कर देती है। बूढ़े ने जवाब दिया, तुम अगर अगर तुम अपने खजाने के बारे में जानना चाहते हो, तो शर्त के अनुसार तुम्हें अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। बजाय भेड़ों के क्या खजाने का 10वां भाग नहीं चलेगा? बूढ़ा निराश होते हुए बोला, अगर तुम उस वस्तु को देने का वादा करते हो जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, तो तुम उसे पाने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा भी छोड़ सकते हो। लड़के ने बताया कि खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा उसने जिप्सी महिला से कर डाला था। बूढ़े ने लंबी सांस लेते हुए कहा, जिप्सी लोग ऐसा वादा लेने में बड़े चतुर होते हैं। चलो, यह भी अच्छा ही हुआ। तुम्हें पता तो चला गया कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यही हम जैसे रोशनी के सिपाही सिखाने की कोशिश करते हैं। बूढ़े ने लड़के को अपनी किताब लौटा दी। कल इसी समय अपने रेवड़ में से एक बड़ा 10 भेड़े मेरे पास भे ले आना, तब मैं तुम्हें छिपे हुए खजाने को ढूंढने का रास्ता बता दूंगा। अच्छा, नमस्कार। और बूढ़ा चौक के कोने से पहुंचकर गुम हो गया।